वेलकम टू टुनाइट फरिया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि एहतसाब भी होगा और लोग जेल भी जाएंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए नया कानून तैयार। 50 से ज्यादा लीडर जेल जाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। पाकिस्तान यमन की जंग में सालसी का किरदार कैसे अदा करेगा? एनआरओ की खबरें कितनी हकीकत, कितना फसाना है, पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी से, सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क में इस वक्त हर जानिब एहतसाब और एनआरओ के चर्चे हो रहे हैं। एनआरओ का मामला खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि किसी को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। जनरल मुशर्रफ ने दोनों जमातों के लीडर्स को एनआरओ दिए। अब कोशिश ये है कि प्रेशर डाल के हमारे से एनआरओ ले लें। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं, आज जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। मुल्क के वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद ये बहस शुरू होनी थी और हो गई कि क्या वाकई किसी एनआरओ की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर आकर अगर नेशन से एड्रेस करे हैं तो ऐसे ही तो नहीं कोई बात कह रहे होंगे। उससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने चंद जर्नलिस्ट से मुलाकात की। उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि एनआरओ मांगा जा रहा है लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्या एनआरओ हो सकता है, किससे होगा, कौन मांग रहा है, कौन देना चाह रहा है, कौन नहीं देना चाह रहा है, इस हवाले से सिर्फ कयास राइयां हैं। इस हवाले से मैंने सवाल किया कल साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से भी, जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के एनआरओ के खिलाफ फैसला दिया था। वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने जहन में ये चीज रखनी चाहिए कि ना वो एनआरओ दे सकते हैं, ना वो एनआरओ हो सकता है। ना सिर्फ कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बल्कि साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी किस्म का एनआरओ करे। लेकिन एनआरओ अब किसने करना है? सब लोगों के खिलाफ तो केसेस खुले हुए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो वहां मेरे ख्याल जेल में भी रहकर आ गए, उनकी बेटी भी जेल में रहकर आ गई, अपने उनके जो सन-इन-लॉ थे वो भी जेल में थे। तमाम लोगों के खिलाफ वहां पर कार्रवाइयां आजकल भी हो रही हैं। अब किसने एनआरओ करना है? और एनआरओ करके अब इस मुल्क से कोई बाहर नहीं जाएगा। जो भी कुछ होना होगा इस मुल्क के होगा। इसके बावजूद आज सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब ने एनआरओ की जानिब इशारा किया है। उन्होंने लिखा है कि जहां मोहम्मद नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट से कुछ ना कुछ मुफाहमत होती हुई नजर आ रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी इतलात ये है कि दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ नरमी इख्तियार करने का वादा भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ मौजूदा निज़ाम को तंग नहीं करेंगे और इसके बदले में अताब से वो महफूज रहेंगे जिसके वो मुस्तहिक हो सकते हैं। दूसरी जानिब मुल्क में एहतसाब के अमल में तेजी आती हुई नजर आई। हुकूमत ने अभी एहतसाब के अमल को तेज और शफाफ बनाने के लिए कानून साजी करने का भी फैसला किया है। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि तमाम जमातों में करप्शन के खात्मे के लिए कानून की हिमायत तमाम जमातों को करनी चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा कि इस मामले पर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। लेट्स वॉच हिम। लेकिन ये जो हमारा अब जो विसल ब्लोअर लॉ है, ये इसमें एक कंप्लीट जिद्दत है और इसका नाम होगा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2018। हर किस्म के करप्शन को रोकने की ज़रूरत है। देखिए ये मुल्क जो है हमारा, अगर तो हम सब ने मिल के करप्शन के खिलाफ जंग नहीं लड़ी और वॉर फुटिंग पे नहीं लड़ी तो ये बहुत मुश्किल है। आगे हालात ऐसे हैं, अगर वाकई हम इस करप्शन को इरेडिकेट करना चाहते हैं। I'll start with you, मजहर अब्बास साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तरफ करप्शन के खिलाफ जंग करनी है, वॉर फुटिंग पे चले जाना है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर खुद आके कह रहे हैं कि मुझसे एनआरओ ना मांगे। कौन मांग रहा है एनआरओ? कौन कह रहा है कि एनआरओ दो?
फवाद चौधरी बता सकते हैं या कोई भी पीटीआई का रहनुमा बता सकता है। मतलब इसमें जब आप कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं और आप उनका नाम नहीं बता रहे, तो इसके क्या माने हुए कि आप क्या अगर कोई आपसे कांटेक्ट में है, कोई बता रहा है आपको और आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? यानी नाम ना बताने से मैं क्या नतीजा करूं कि आप कुछ चीजें कंसिडर कर रहे हैं, कुछ कंसल्ट कर रहे हैं क्या आप? जो उन्होंने कहा मज़हर साहब, वो कह रहे हैं ऑपोजिशन सारी की सारी मुत्तहिद इसलिए हो रही है कि एनआरओ हो जाए, प्रेशर डालने की कोशिश करें। देखिए ये तो प्रेशर डालने की कोशिश करें, मुत्तफिक हो जाए, ये तो सब हवा की बातें हैं ना कि अब प्रेशर डालना तो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन प्रेशर डालेगी। अब इसमें ये काउंटर टैक्टिक्स हो सकती है कि आप इस तरह की चीजें करें, इस तरह के पिलर्स तोड़ें कि जी अपोजिशन एनआरओ कर रही है या नवाज शरीफ एनआरओ कर रहे हैं। इसको आप दूसरे एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं ना कि और जब ये गवर्नमेंट ये कह रही है तो और कुछ चीजें क्लियर भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी अपोजिशन को डिवाइड करना चाह रही है, तकसीम करना चाह रही है, ये कहकर कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब एनआरओ की तरफ जा रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान एक दरार पड़े। वरना अगर मुस्लिम लीग के लोग एनआरओ के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपने कैटेगोरिकल जो है ये फैसला किया है कि आप कोई एनआरओ नहीं देंगे, तो इसमें क्या हर्ज है कि आप उन जिन्होंने आपको अप्रोच किया, किस तरीके से अप्रोच किया, क्या चीजें की। तो अगर आप नाम नहीं बता रहे तो आप खुद एम्बिग्युइटी छोड़ रहे हैं और एम्बिग्युइटी पर मज़हर साहब, आपने कहा ऑपोजिशन यकजा ना हो जाए, इस वक्त तक आपको ऑपोजिशन यकजा नजर आ रही है? क्योंकि अभी कुछ अरसे पहले तक तो हमें यकजा होती हुई नजर नहीं आई, अभी भी हमें अब पीपल्स पार्टी ज्यादा वोकल नजर आ रही है, पीएमएलएन की तरफ से कोई इतनी उस तरह बढ़ चढ़ के बात नहीं हो रही जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई। देखिए फरिया, एक तो जो अभी इफ्तिखार चौधरी साहब, मैंने देखा था आपका कल का इंटरव्यू, इफ्तिखार चौधरी साहब भी मुकम्मल सही नहीं कह रहे। क्या 2008 में मुशर्रफ जो यहाँ से गए थे वो एक एनआरओ नहीं था? उसके बाद 2013 में जिस अंदाज में मुशर्रफ साहब आए, उनका ट्रायल हुआ और फिर एकदम वो वहाँ से यहाँ से चले गए और फिर कई साल तक नहीं आए, क्या उसको मैं एनआरओ नहीं कहूँ? क्या जो मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, हमारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, क्या ये भी एनआरओ की एक फॉर्म नहीं है? ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ किसी न किसी अंदाज में आप उसे डील कहें। एनआरओ तो एक वैसा वर्ड है कि जिसे हम नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस कहें, लेकिन एनआरओ हमारे यहाँ अब जिस मानों में इस्तेमाल हो रहा है वो एक डील के मानों में हो रहा है कि जी एक डील। मुशर्रफ जब नवाज शरीफ साहब 2001 में गए थे, 2000 में गए थे, तो ये उसको एनआरओ का नाम दिया गया था, हालांकि वो एक डील थी। एनआरओ अगर किसी उस टर्म को हम यूज़ करें कि जहां मुकदमात विड्रॉ हो रहे हैं, तो वो तो सिर्फ एक ही हुआ था और जिसकी कंडीशन ये थी कि बेनज़ीर वापस नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा, तो बेनज़ीर ने वापस आके उस एनआरओ को ब्रेक किया था। तो हमारे यहाँ डील्स के बातचीत होती रहती है, लेकिन इस वक्त जो आपने ये बात की, वज़ीर आज़म बताएं किस मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने उनको अप्रोच किया या उनके लोगों को? ठीक है, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई विल ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू सलीम बुखारी साहब। थैंक यू सो मच बुखारी साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर ऑन माय प्रोग्राम। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। सलीम बुखारी साहब, एनआरओ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जब कह देते हैं तो ये बड़ी अहम बात हो जाती है, पहले चाहे वो गोइयां थी, सो कुछ ना कुछ तो बात होगी जरूर। बहुत शुक्रिया आपका फरिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, मेरे लिए भी ये एजाज़ की बात है। बात ये है कि पहली बात तो ये, मुझे इनकी मासूमियत पर या तो हैरत होती है या फिर तरस आता है। इमरान खान साहब को अभी तक ये पता नहीं लगा है कि एनआरओ अगर किसी ने देना है लेना है तो वो आपकी ज़ात मुबारक नहीं है। एनआरओ कहाँ से आता है ये हम में से किसको नहीं पता। कभी किसी सिविलियन हुकूमत ने दिया है किसी को एनआरओ? फॉर गॉड सेक, ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो इनकी बात ही की नहीं समझ आती। भाई एनआरओ नहीं देंगे, हु आर यू टू गिव द एनआरओ? आपने नहीं देना है भाई, वो एस्टेब्लिशमेंट देती है जब भी देती है एनआरओ। एक बात तो ये समझ लें, इसके बारे में किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो ऐसी दरफुंतनियां अब जानबूझ के छोड़ रहे हैं जिससे लोग उनसे उन फेलिंग्स के सवालात और जवाब पूछने की कोशिश ना करें। मिसाल के तौर पर कल की उनकी तकरीर मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे वो कंटेनर पर खड़े हैं,
मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। खुदा के लिए आप प्राइम मिनिस्टर हैं, गैर मुल्की दौरे से, कामयाब दौरे से आप वापस आए हैं, एक अच्छी पैकेज लेके आप आए हैं। आप उसकी गुफ्तगू करने की बजाय या अवाम को यह बताने की बजाय कि इसके बदले में सऊदीज ने मांगा क्या है, आप मैं छोड़ूंगा नहीं की तकरार कर रहे हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आती, एक बात। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन का काम ही यह होता है कि वो मुत्तहिद हो और प्रेशर ग्रुप बनाए। इनकी बदकिस्मती यह है फरीहा कि अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है और खास तौर से बाई इलेक्शंस के बाद इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ये तो 10-12 सीटें इधर उधर हो जाएं तो ये सेंटर में नहीं है, 10-12 सीटें इधर उधर हो जाएं तो ये पंजाब में नहीं है, सिंध में ये पहले ही नहीं है, बलूचिस्तान में भी ये जैसे हैं आपको मतलब कहने का ये है कि इन चीजों से तवज्जो हटाने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी इश्यूज की बात आप कर नहीं रहे हैं। एक आपने फवाद चौधरी छोड़ा हुआ है जो सुबह से शाम तक आपके लिए शर्मिंदगी के अलावा कुछ ले नहीं रहा है। उनको ये पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर किस केस में अंदर जाएगा, कितने अरसे के लिए अंदर जाएगा। अगर आपको याद हो उनके वो स्टेटमेंट, ये अडियाला का कमरा तैयार हो गया, ये 14 साल के लिए जा रहे हैं, ये 7 साल के लिए जा रहे हैं। ये उनका काम नहीं है फॉर गॉड से कि इनको एक तो पटा डालना चाहिए। और बहुत से लूज टॉक्स करने वाले लोग हैं, फैजुल हसन चौहान का नाम दूसरा है। आप ये देखिए, आप संजीदगी से हुकूमत में हैं, आपने बड़े वादे और दावे किए थे, इतने बड़े, मुझे तो लगता है कि ये पीटीआई उसके नीचे दब रही है। आप उन वादों की तकमील नहीं कर सकते तो कम से कम ये यकीन दिलाइए कौम को कि आप उस सिमत में सफर शुरू कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन ठीक है। आप यहां मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इस बहस में पड़े हुए हैं। मेरी तो कॉम्प्रिहेंशन से ऊपर की बातें हैं ये फरिया। राइट मुझे आवाज आपकी आखिर में बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। आई थिंक जो सलीम बुखारी साहब ने फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात किया, हम उससे भी बात करते हैं, बट आई विल टेक अ क्विक ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेरिया। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर इतराज़ उठाया गया और कुछ बातें ऐसी की गई हैं एहतसाब के हवाले से जिस पर अपोजिशन सवाल उठा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वॉच के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा क्या था। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट में अब आप कहें कि नवाज शरीफ साहब को सजा होनी है, तो इसमें कौन वो केस क्या है कि आपका जो ड्राइवर था, आपका गार्ड था, आपका जो अपना मुंशी था, उसके अकाउंट में सब में 80 करोड़ रुपया आया। तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल जाएंगे? 100% बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि कैसे इसमें, लेकिन ये तो फैसला अदालत ने करना है। अदालत, आप फैक्ट्स भी तो सामने है ना। इसके ऊपर जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं उन्होंने इतराज उठाया। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने री एंडोर्स किया अपनी बात को। उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस सीनियर वकील हैं, अगर करोड़ों रुपए फीस ना ली होती तो वो भी मान जाते कि केस में नवाज शरीफ को सजा होनी चाहिए। बदकिस्मती है ऐसे फूल प्रूफ मुकदमात खत्म होने में सालों लग जाते हैं। ऑपोजिशन के पास कोई लीडरशिप है ना नजरिया, सिर्फ पैसे बचाने के लिए सियासत हो रही है। 50 से ज्यादा जेल जाएंगे, ये फिगर बार बार आ रही है जनरल साहब, 50 से ज्यादा, कोई 50 लोग आइडेंटिफाइड हो गए हैं कि जेल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि 50 को इन्होंने आइडेंटिफाई किए या नहीं किए, लेकिन एक चीज पे मैं जरूर यकीन रखता हूं कि इनको ये नारेबाजी और बयानबाजी करने की बजाय अपना काम करना चाहिए। अगर ये एहतसाब चल रहा है और अदारे कर रहे हैं तो ये अदारों का काम है, वो करते रहें। हुकूमत जहां कहीं उनके पास किसी चीज के शवाहिद हैं, वो कोई रेफरेंसेस पेश करना चाहती हैं, वो करें। लेकिन जब आप बार बार आके टेलीविजन पे इस तरह की बातें करते हैं तो बिला वजह एक ऐसा चैप्टर खुल जाता है जिसके ऊपर एक नई डिस्कशन शुरू हो जाती है। ऑपोजिशन कहना शुरू करती है कि जी इनको कैसे पता है कि जेल में जाएंगे। अब ये वो बातें हैं, ठीक है, एक आदमी, एक वकील है, वो कह रहा है कि मैं फैक्ट्स की बुनियाद पे कह रहा हूं, लेकिन जब तक मुकदमे का फैसला ना हो जाए तो आपको ऐसी चीजें जो है वो एहतियाती करनी चाहिए, मेरे नुक्ता निगाह। बट जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, इट मींस कि कोई एनआरओ मांग रहा है। मैं उस पर बता दूं, देखिए जहां तक एनआरओ का ताल्लुक है, जिस एनआरओ की वजह से ये सारा आज भी एनआरओ का ये किस्सा चलता है, वो था जो जनरल मुशर्रफ ने उस जमाने में किया। और आपको याद होगा कि वो उसने एक ऑर्डिनेंस के जरिए किया था और तमाम मुकदमात एक डेट दे दी थी कि उससे पहले पहले जितने भी मुकदमात हैं लोगों के, वो सब खत्म हो गए।
ठीक। अच्छा, अब ये अगर इस तरह का एनआरओ हो तो वो तो सिर्फ हुकूमत कर सकती है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस इशू करवाना ये हुकूमत का काम है। ठीक है। पार्लियामेंट में बाद में पास कराना वो हुकूमत का मसला है, Right. उसमें कोई और किसी का दखल नहीं। सही। अगर वो एनआरओ नहीं है तो दूसरा एनआरओ जो होता है वो आपके अदारों के जरिए है। ठीक है। मसलन आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, पिछली ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दिनों में जरदारी साहब का सिक्का बंद केस, जो कॉन्टेक्ना का केस था, जिसमें $60 मिलियन बाहर पड़े हुए थे, उसमें कोई शक व शुबा नहीं था। नैब ने वहां पे फोटो कॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लगा के तो वो केस पेश किया और जज साहब ने पहली हेयरिंग में कहा कि जी ये फोटो कॉपीज हैं, लिहाजा केस में खारिज कर रहा हूं। ये अदालत ये एनआरओ है जो अदारों के जरिए होता है, वरना जज साहब कह सकते थे कि भाई आपको मैं महीना दे रहा हूं, ओरिजिनल कॉपी लेके आए। लेकिन वो जज साहब और नैब दोनों चूंकि एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे थे, उसका सबूत ये हुआ। ये एनआरओ किसने दिया था? मैं बता रहा हूं, मैं उस पर भी अब ये उसका सबूत ये है कि 2 महीने बाद दूसरा रेफरेंस जाता है, नैब लेके जाता है और उसमें भी फोटोकॉपी लगाई जाती है। इसका मतलब है अगर नैब मुखलिस था, मिला नहीं हुआ था नैब, तो जो पहला केस जब खारिज हुआ सिर्फ इस बात पे कि जी आपने फोटोकॉपीज लगाई हैं, तो नैब ओरिजिनल लेके ये असम्पशन भी हो सकती है जनरल साहब, हो सकता है वो इनकॉम्पिटेंट हो, उनको ना पता हो। नहीं, इनकॉम्पिटेंट का लेकिन उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर एक केस आपका, चलिए एक में मान लूं कि जी इनकॉम्पिटेंट, लेकिन दूसरे, बट हु डिड दैट देन? अच्छा, अब ये जो चीज है ये कैसे होती है? इसमें नैब जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं वो हुकूमत लगाती है। ठीक है। जितने भी ये नैब के लिए जज आप देते हैं, ये जजेस हुकूमत मुकर्रर करती है। ठीक। तभी उनको जल्दी थी कि उन्होंने एक ही हेयरिंग में फोटोकॉपी के ऊपर केस फाइल कर दिया। से कि कोई एनआरओ हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो नैब का अदारा जो है उसमें आप दोनों पार्टियां मिलके अपना चेयरमैन लगाती हैं वहां पे। ठीक है। जो भर्ती कराई जाती है, ठीक है, वो अपने लोग हैं और उनमें से मैं बात को आइडेंटिफाई करता हूं जो किसी और अदारे से खेचे हुए हैं, जो वहां भी तनख्वाह ले रहे हैं, यहां भी तनख्वाह ले रहे हैं। राइट। और वो उसमें कोई ना कोई सुकम छोड़ते हैं जो इंक्वायरी होती है। ये सब बात ठीक है जनरल साहब, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद कैसे कह रहे हैं कि एनआरओ हो रहा है? उसको किसी ने कहा होगा। किसने कहा होगा? प्राइम मिनिस्टर इज द टॉप पर्सन एट द मोमेंट। उनसे रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप भी कोई ऑर्डिनेंस पास करा के तो मुकदमे, किसी ने उनकी गवर्नमेंट से कहा होगा। वो तरीका आपको नजर आ रहा है, मैं क्यों देख रहा हूं। देखिए, आज हुकूमत को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और जरदारी साहब ने फैसला सादर कर दिया कि जनाब ये हुकूमत अब नहीं चला सकते, ये तो चल ही नहीं सकती हुकूमत, लिहाजा करारदाद लेके आए कि हुकूमत चला नहीं सकते, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, इसको हुकूमत को छुट्टी कराएं। ये 2 महीने बाद कभी किसी ने सुना है? ये बात होते 2 पार्टियों का दुख आज एक है जिसके ऊपर इत्तेहाद हो सकता है, वो दुख उनका करप्शन के केसेस हैं। उनके अलावा उनके पास क्या चीज है? क्या कोई ऐसी ग्राउंड्स मुझे बता दें जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हो कि जी ये हुकूमत चल नहीं सकती। अभी जो जाके वो कह रहे हैं जी ये जाके भीख मांग के आए, भिखारी तो मुल्क को आप बना के गए। 2 महीने में उन्होंने कौन सा कर्जा लिया है? आपने भिखारी बनाया मुल्क को। वो बेचारे दिसंबर के महीने में $8.5 अरब रुपया, $8.5 बिलियन आपने अदा करना है। वो जब तक पूरा नहीं होगा या IMF देगी या लोगों से मांग के लाएंगे। ठीक है मजहर अब्बास साहब, एक और वजह जिसकी वजह से लोग बार बार कहते हैं शायद डील हो गई, वो खामोश है नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे से। वो कह रहे हैं मैं टीवी भी नहीं देख रहा, कोई कमेंट नहीं करे। मरियम नवाज साहबा के ट्विटर हैंडल पर मुसलसल खामोशी है। इस वजह से भी कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कोई डील हो रही है या हो गई है। देखिए फरिया, मैंने तो बेसिक बात की थी शुरू में। अगर कोई गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई एनआरओ नहीं होगा, तो जो अप्रोच कर रहा है उसको एक्सपोज क्यों नहीं किया जा रहा? राइट। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर कोई तीसरी कुव्वत किसी के साथ डील कर रही है, तो क्या इमरान खान जब ये बात कह रहे हैं तो वो किसी और को मैसेज दे रहे हैं? क्या किसी और जगह कोई बातचीत चल रही है? तो भी इमरान खान बताएं। अगर वो इतने फर्म है, गवर्नमेंट इतनी फर्म है कि वो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहे हैं, तो क्या उनको कोई ऐसी इत्तलात हो रही है कि किसी जगह कहीं कोई गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से? वरना मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून का कोई आदमी नोइंग PTI वो फवाद चौधरी साहब या इमरान खान साहब या उनके इसी तरह के लोगों को अप्रोच करे और उनसे कहे कि कोई रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस इशू कर दें और उसमें सारे मुकदमात। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। और अगर ये बात है
और इमरान खान इस बात को नहीं बता रहे या पीटीआई नहीं बता रही, तो इसका मतलब ये या तो ये हुआ कि वो इस चीज़ पे नेगोशिएट कर रहे हैं, और अगर कोई तीसरा फरीक नेगोशिएट कर रहा है तो इमरान खान एक तरीके से उस फरीक को ये वार्न कर रहे हैं कि वो किसी किस्म की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एनआरओ आज की स्टेज पे क्या हो सकता है? अगर नवाज शरीफ साहब चुप हैं, नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और कोई मैसेज किसी को देना चाह रहे हैं कि जो कि मैं नहीं समझता, तो ये जाहिर है ये कितने दिन चलेगा? ये वो तो नहीं है, ये उस तरह की तो चीज़ नहीं है। उससे अल्टीमेटली 1 महीना 2 महीने उसके बाद तो कुछ ना कुछ होना है। उस मुकदमे की एक डेडलाइन तो आनी है। तो मेरा ख्याल है हम स्पेकुलेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम जिस तरह मैंने कहा कि ऑपोजिशन के अंदर कुछ चीज़ें नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है गवर्नमेंट का नर्वस होना या पैनिक में होना एक नेचुरल अमल है, और उसको वो काउंटर इसी तरीके से अटैक कर रहे हैं कि जी ये एनआरओ कर रहे हैं। तो आप भी वही बात कह रहे हैं जो बुखारी साहब ने कही कि क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, सो गवर्नमेंट ने एनआरओ की बात की है। गवर्नमेंट को अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा इस सिचुएशन में कि कौन आपको अप्रोच कर रहा है या किसी को अप्रोच कर रहा है। साहब ये सवाल फिर हमें क्या पार्लियामेंट में आना चाहिए, कहीं और से स्टेटमेंट आनी चाहिए? कैसे मुतालबा करें प्राइम मिनिस्टर से कि फिर नाम भी बताएं कौन एनआरओ मांग रहा है? देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपने नारा लगा के एहतसाब का चढ़ाई करनी है अपोजिशन के ऊपर, तो वो कहते हैं ना कि चैरिटी शुड बिगिन एट होम। पहले तो आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि कौन कौन बैठा हुआ है, और ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है, ना मैं किसी रात से पर्दा उठा रहा हूँ। बी दैट बाबर अवान, बी दैट अलीम खान, बी दैट परवेज खटक, बी दैट जहांगीर तरीन, यू नेम देम सो मेनी, पहली जुल्फी बुखारी एंड ऑल दैट। इज देयर एनी इनिशिएटिव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम व्हाट दे हैव डन? तो अगर आप इस तरह की चीज को दबा के बगल में एहतसाब की बात करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी क्वेश्चनेबल है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन ये रिवाज पड़ गया कि एस्टेब्लिशमेंट की बजाय एनआरओ पार्लियामेंट के जरिए हुआ करेगा, तो मेरे ख्याल से सियासत सिमर जाएगी। ऐसा नहीं होने जा रहा। मुझे ये खदशा है कि इमरान खान साहब को ये डर है कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं अपोजिशन के साथ बातचीत न कर रही हो। अगर ऐसा है तो फिर उन्हें बिल्कुल ही ये नारे मारने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये उनके बस में नहीं है कि वो एनआरओ देंगे या नहीं देंगे। लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला अब तक हो जाना चाहिए। अब उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो अब सैडल में बैठे हैं पावर की। ही इज ए प्राइम मिनिस्टर एंड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उनको ये कंटेनर वाली स्पीचेस अब छोड़ देनी चाहिए। इससे उनकी इज्जत में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका नतीजा ये निकल रहा है जब वो ये बड़ी अहम बात जो आपने की कि ये खदशा हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट कहीं ऑपोजिशन से बात तो नहीं करी। उसमें फिर राना मशहूद साहब की एक स्टेटमेंट भी थी जिसको दोनों तरफ से अनाउंस किया गया, बट कोई ना कोई बात तो जरूर है। बुखारी साहब, विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले बुखारी साहब ने ये बात कही कि अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो अपने दाएं बाएं भी देखना पड़ेगा। आप बगल में ऐसे लोगों को जो नायबज़दा हो लेकर दूसरों की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। जैनब साहब, देखिए, मैं ये इस चीज़ से माजरत के साथ, बुखारी साहब मेरे मोहतरम है, हमारे लिए तो उस्ताद ही हैं, मैं इस चीज़ से इत्तफाक इसलिए नहीं करता। मेरी आर्गूमेंट है वो ये है कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि इल्जामात मौजूद हैं, अलीम खान पे भी हैं, बाबर अमान पे भी हैं और कई लोगों पे हैं, लेकिन क्या उन्होंने अगर वो चोरी चकारी की है तो इन 2 महीनों में की है? उनके तो केसेस हैं 5-5, 6-6 साल पहले। किधर थी ये पिछली हुकूमत सोई हुई? क्यों नहीं इन्होंने एहतसाब करा? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आज अगर ये करना चाहते हैं वो ठीक है, इनकी बारी आएगी तो फिर उनका भी कर ले। अभी एक चीज सोचें ना, देखें, इसका बहाना लेके आप ये कहें कि जी हमारा एहतसाब ना करें क्योंकि आप अलीम खान का नहीं कर रहे, भाई तेरी बारी आएगी तो फिर कर लेना अलीम खान का। बेहतरीन काम तो यही हो कि सबका हो, अभी हो, लेकिन मिसाल के तौर पे नहीं होता। तो मैं ये कहूंगा कि जिस भी करप्ट का हो रहा है वो तो होता रहे ना, उसकी बारी आएगी तो बाकियों का भी कर ले। ठीक है, 5 साल आपके पास पड़े हुए थे, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्यों नहीं रेफरेंसेस चलाए? मैं जन साहब की बात तो नहीं काटना चाहता, लेकिन मेरी गुजारिश इतनी जरूर है
I'll come to you also, Mazhar वो Abbas तो साहब। करप्ट थे, करप्ट हैं, करप्ट अदालतों में अपने अपने जुर्म भुगत रहे हैं, लेकिन ये चोरों के हाथों चोरों का एहतसाब भी एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात है, जो जनरल साहब के कहने पे मैं मान तो लूंगा, लेकिन जब आप ग्रास रूट लेवल पे बैठ के ये बात करते हैं तो लोग हंसते हैं इस पर। लिहाजा जनरल साहब को ये जरूर बावर करना चाहिए कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि वो जितने मर्जी करप्ट हों, लेकिन वो नारा जरूर मारेंगे, क्योंकि ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके जरा बयानात तो सुने। क्या बाबर रवान साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर नहीं कहते थे ये 14 साल के लिए अंदर जाएगा? मैं ये अर्ज कर रहा हूं, बहुत साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बेहतरीन इंतजाम तो यही होता कि इनका भी हो रहा होता, लेकिन मिसाल के तौर पे ये नहीं हो रहा, या ना हो ही ना, आगे भी ना हो अगले 5 साल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जिसने इनको 5 साल छूट दिए रखी, अब वो 5 साल इंतजार कर ले अगर ये ना करे तो। ओके, आई कम टू यू मज़हर अब्बास साहब, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए असल चीज़ ये नहीं है, बिल्कुल जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केसेस बन रहे हैं, इंक्वायरीज हो रही हैं, बिल्कुल कंटिन्यू रहें, लेकिन मेरी कंसर्न तो ये है, और कभी मैं पीटीआई लोगों से पीटीआई के दोस्तों से पूछता हूँ कि ज़रा बाबर रहमान साहब से ये तो पूछ लें कि स्विस अकाउंट में पैसे थे या नहीं थे, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी उसको डिफेंड करते रहे हैं ना, बिल्कुल इस चीज को। तो ये क्वेश्चन, ये दुरुस्त है, ये होना चाहिए। यही तो बेसिक क्वेश्चन है सर, कि चीज ये है कि जैसे कराची में है कि जी जब तक मैं एमक्यूएम के साथ रहा तो मैं दहशतगर्द रहा, उसके बाद मैं एमक्यूएम को छोड़ के कहीं और चला गया तो वो सारे मुकदमात खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इंक्वायरीज वाइंड अप हो जाती हैं या शेल्ड हो जाती हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो प्रॉब्लम ये है, एंड दैट्स अ वेरी अलार्मिंग क्वेश्चन, वेरी अलार्मिंग क्वेश्चन। लेकिन किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ, तो ये जो एमक्यूएम में मौजूद है उनमें से किसी को सजा हुई, मैं यही, वो भी उसी तरह है, आप केस है या नहीं है, यही तो वो कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये कहते हैं कि एमक्यूएम में था तो मुजरिम था, जब निकल गया तो मुजरिम नहीं। ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जबानी यही कर रही हैं कि जब तक वो नून लीग में था वो ठीक था, जिस दिन आपके पास आया, इधर आया दूसरी पार्टी में, वो रेपिस्ट हो गया। इसका मतलब ये तो सारे कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब वो एमक्यूएम में था तो क्या उसको किसी ने सजा दी? फारूक सत्तार है, बाकी लोग हैं, खालिद सिद्दीकी, ये वो जहां थे वो वहीं हैं। ये अगर वहां पे जाते हो तो जबानी क्या है? मुझे एक इजाजत दीजिए, एक जुमले की मजर प्लीज। ये जिनकी बात कर रहे हैं उस अरसे के बीच में फौजी डिक्टेटर भी तो सरबराह रहे हैं ना हुकूमतों के, उन्होंने कितने एक्शन ले लिए, उन्होंने तो पाले थे ये एलिमेंट, क्या आपको याद नहीं है जनरल साहब? मैं तो बुखारी साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, फौजी डिक्टेटर को मैं मुखालफत ही इसी वजह से कर रहा हूं कि जितने कंप्रोमाइजेस फौजी डिक्टेटर करता है वो कोई और नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसकी लेजिटिमेसी का मसला होता है, उसकी अपनी रूट्स तो कहीं होती नहीं लोगों में, तो वो आएगा तो वो आके यही कुछ करेगा ना जो उसने, जैसे क्यू लीग बनाई थी उसने की थी। हमने मुशर्रफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च में मैंने क्यों हिस्सा लिया? वही क्यू लीग अब पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में छपे हैं, मगर वही पीटीआई फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में छपा जिसमें मैंने लिखा कि इसका ट्रायल करो, मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए। जनरल साहब उसकी वजह यही है, जनरल साहब वही अब ये महज़ब दौर में डिक्टेटरशिप नहीं आती, ना आनी चाहिए। बट ये पॉइंट भी अहम है जो बुखारी साहब कह रहे हैं कि वही क्यू लीग आज फिर हमें नजर आ रही है। नहीं, वो हिस्सा है इक़्तिदार का जी। नहीं, देखिए फरियद, असल चीज क्या है? असल चीज ये कि एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की, जब आप फर्रुख नसीम साहब जो बात कह रहे हैं, जिस नए कानून को ला रहे हैं, जिनकी वो बात कह रहे हैं कि जी जिसने इंफॉर्मेशन दी, इस मुल्क के अंदर इससे और कुछ नहीं होगा, ये मार्क माई वर्ड, इससे सिर्फ वो लोग फ़ायदा उठाएंगे कि जो या तो मुख्तलिफ इदारों के इंफॉर्मर्स होंगे, या ये चीज़ें एक आम आदमी कभी भी नहीं कर सकता। इस मुल्क में, इस माशरे में एक आम आदमी के पास वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि जिसकी बुनियाद में वो जाके आपको कोई इंफॉर्मेशन दे। उसको खदशा, पहला खदशा ये होता है कि वो मार दिया जाएगा। आपके यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नतीजे में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आपके यहाँ कितना आप विटनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो ये चीज़ें छोड़ दें, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। इमरान खान साहब बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है। और मेरे नज़दीक एनआरओ अगर किसी स्टेज पे किसी तरह का होता है, सबसे बड़े लूजर खुद इमरान खान होंगे उस एनआरओ के, क्योंकि उनका पूरा, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। मतलब बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो है आइडियल सिचुएशन
कि क्रॉस द बोर्ड बिल्कुल उसमें कोई शक व शुबा नहीं, और वो कोई भी उस पर इनकारी नहीं। लेकिन इस मुतालबे के साथ साथ ये है कि जो ऑपोजिशन शोर मचा रही है वो उसको भुगतना चाहिए। जो उनका एहतसाब हो रहा है वो होता रहे। 5 साल उन्होंने जाया किए, उन्होंने किसी का एहतसाब नहीं किया। जनरल साहब तो कोई 345 लोगों के नाम आए नवाज शरीफ के दौर में। आपने जो शुरू में पानामा में 345 लोगों के नाम आए, नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम थे, क्यों नहीं काम शुरू किया उन्होंने इस पे? क्यों नहीं FBR को टास्क दिया कि इनका निकालें और रेफरेंसेस दायर करें? फिर ये बताइए कि उन 382 में से एक को क्यों चुन लिया गया? उन बाकियों के साथ क्या रिश्तेदारी है किसी की? मैं देखें बुखारी साहब, ये बात आपकी मैं तो डिसएग्री उससे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि अब इसकी आड़ में ऑपोजिशन ये नहीं कह सकती कि उनका एहतसाब क्यों हो रहा है। लेकिन वो मैं तो ये कह रहा हूं कि 5 साल उनके पास थे। आपका क्यों नहीं हो रहा है साहब? अगर आप सामने वाले को पकड़ेंगे, उसके सामने को सिग्नल तोड़ेगा, वो भी रोक रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप और मैं ये मुतालबा करते रहेंगे जी, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर आएगा आज, अगर सबक सीख लेती है ऑपोजिशन, तो कल इनकी हुकूमत आती है तो क्रॉस द बोर्ड करें ना सबका। फिर जी साहब, ये मसला नहीं है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम ये क्यों खड़ी हो रही है? इसलिए खड़ी हो रही है कि गवर्नमेंट